हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बीइंग परसिस्टेंट पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे, जिससे आपको लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरह के एक्ट के अंडर जो दी गई है, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगी अलॉन्ग विद दी एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हर एक इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा पहला एमसीक्यू जो है वो है रिलेटेड टू एग्रीमेंट। मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट, हमने देखा था इसके पहले के वीडियो में कि एग्रीमेंट जो है वो छोटी टर्म है कॉन्ट्रैक्ट से। ओके, सो एग्रीमेंट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज़, मतलब कि एग्रीमेंट 3 प्रकार की होती है, जैसे वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड। तो वैलिड जो होती है तो वो क्या कि दोनों पार्टीज उस पर एग्री होती है एंड वो लीगल बिजनेस होता है एंड सारी चीज़ें स्मूथली हो सकती है उस एग्रीमेंट में, उसमें कुछ भी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट जो वॉइड होती है वो शुरुआत से ही वॉइड होती है, मतलब अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करना चाहे तो वो शुरुआत से ही वॉइड होती है। वॉइड यानी कि क्या कि लीगल पर्पज से वो ठीक नहीं है। उसके बाद है वॉइडेबल। वॉइडेबल यानी कि क्या कि जो शुरुआत में तो क्या थी, मतलब कैरी करने के लायक थी, या इसका मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट था तो वो शुरुआत में तो वैलिड था, बट वो जो पार्टी है, ठीक है, जिसके पास साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, आई कैन नॉट गो विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो वो जो पार्टी है वो क्या कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है, उसको अगर लगा, वो डिसएग्री हुई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। तो इस तरह के एग्रीमेंट जो होती है, एन एग्रीमेंट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज़, इस तरह की जो एग्रीमेंट होती है वो वॉइडेबल होती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कब, इन्फोर्सेबल इफ़ सर्टन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, मतलब कि जब कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो वो तो वैलिड हो जाएगी या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। यस, अग्रीव्ड पार्टी मतलब ए एंड बी में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बी पार्टी को वो जो ऑफ़र कर रहा है ए पर्सन, वो नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर जो भी गुड्स जो है वो सप्लाई करने वाला है, तो वो बी को ऐसा लग रहा है कि नो, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दोज गुड्स। सो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अग्रीव्ड पार्टी जो है तो उसने क्या कर दिया, वो कैंसिल कर दिया। इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, मतलब अग्रीव पार्टी जब बोलेगी तभी वो इन्फोर्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं। इन्फोर्सेबल बाय लॉ बाय बोथ पार्टीज़, बोथ पार्टीज से होगा तो ये भी वैलिड होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो आंसर है वो क्या है, आंसर बी। ओके, अग्रीव्ड पार्टी अगर राज़ी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो सकता है, वो वॉइडेबल। सेकंड क्वेश्चन इज एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इस तरह के एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, लॉ के अंडर उसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो कौन सी एग्रीमेंट है, वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है या इलीगल है। ठीक है, तो वैलिड यानी कि क्या कि जो इन्फोर्सेबल है, इसलिए ये तो आएगा ही नहीं। वॉइडेबल यानी कि अग्रीव्ड पार्टी अगर राज़ी है नहीं है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट या ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है या नहीं, तो ये शुरुआत में तो इन्फोर्सेबल होती है, कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि इन्फोर्सेबल नहीं होती है, ठीक है, सो वॉइडेबल भी नहीं आएगा। उसके बाद इलीगल नहीं, नॉट इन्फोर्सेबल यानी कि इलीगल हो सकता है, बट जो है यहाँ पे हमारा जो आंसर होना चाहिए वो है वॉइड, ठीक है, जो भी नॉट इन्फोर्सेबल अंडर लॉ होगा तो इस तरह का ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट कौन सी होगी, वॉइड होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द इलीगल डिटेंशन ऑफ एनी वंस प्रॉपर्टी, मतलब क्या कि किसी की भी प्रॉपर्टी को इलीगली खुद के पास रखना। तो ऑब्टेन हीज हर कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स टू, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्सफुली उस पर्सन का कंसेंट यानी कि क्या, सहमति जो है वो लेने के लिए, एक्सेप्टेंस लेने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को इलीगली खुद के पास रखना, इस तरह का जो कंसेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं। सो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, कोर्शन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स,
फोर्सफुली कंसेंट को लिया जा रहा है या फोर्सफुली जो एक्सेप्टेंस है वो लिया जा रहा है, तो इस तरह के कंसेंट को हम क्या बोलेंगे? कोअर्शन। कोअर्शन यानी कि अननेसेसरी फोर्स। ओके, उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन, ऑन एनी बिल, रिसिट और इवन अ ट्रैवल टिकट, मतलब कोई भी ट्रैवल टिकट हो, बिल हो, रिसिट हो, द वर्ड्स रिटन इन वेरी स्मॉल लेटर्स, उसके ऊपर कौन से लेटर्स लिखे होते हैं, यानी कि क्या लिखा होता है? फॉर कंडीशन सी ऑन दी बैक, यानी कि वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया रहता है कि कंडीशंस के लिए पीछे देखो। तो ओनर ऑफ सच बिल, रिसिट, टिकट इज, मतलब उसका ओनर जो होगा उस बिल का या रिसिट का या टिकट का, उस वो क्या होगा? मतलब कि इज़ बाउंड बाय कंडीशन वेदर ही शी टेक्स केयर टू रीड देम और नॉट, इज़ नॉट बाउंड बाय कंडीशन, मे नॉट टेक नोट ऑफ कंडीशन एंड नन ऑफ द अबव। वहाँ पे अगर क्लियरली मेंशन किया है तो वो हमारे लिए किया है, मतलब जो ओनर होगा उसके लिए किया है, मतलब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रीड करना है। ठीक है, तो मे नॉट टेक, ये इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशंस को अगर वहाँ पे स्पेसिफिक दिया है, कोई भी प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ कंडीशंस लिखी होती है, तो वो देखना या ना देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टोटली बायर की। सो अगर वो नहीं देख रहा है तो ये उसकी गलती है, तो यहाँ पे मे नॉट टेक ये आंसर नहीं आएगा। इज़ नॉट बाउंड बाय कंडीशन, नो, कंडीशन अगर लिखी है तो वो बाउंड करने के लिए ही लिखी है, बेवजह से कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो कंडीशंस नहीं लिखता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहना चाहिए? इज़ बाउंड बाय कंडीशन। कंडीशन जो है वो उसको उसके ऊपर अप्लीकेबल होगी, वेदर ही और शी टेक केयर टू रीड देम और नॉट, मतलब जो पर्सन है तो वो उसको रीड करने के लिए मतलब उसने रीड किया है या नहीं किया है, ये बात छोड़ के वो उस कंडीशंस पे अप्लाई करना जो है उसका कंपल्शन रहेगा उस पर। वो उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस लिखी थी, बट उसने क्या नहीं करी? पढ़ी ही नहीं। ओके, और अगर पढ़ी तो वेल एंड गुड, वो ऑटोमेटिकली कंडीशंस को बाउंड करेगा, यानी कि कंडीशंस को अप्लाई करेगा। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो क्या है? बाउंड बाय दी कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ, कंसिडरेशन जो है वो मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ, जो किसके बेसिस पे, मतलब जो कंसिडरेशन मतलब वैल्यू या अमाउंट जो है मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ, किसके डिज़ायर के ऊपर आगे जाना चाहिए? द प्रॉमिस आर, द प्रॉमिसी, प्रॉमिस और एनी थर्ड पार्टी या बोथ। ठीक है, जो भी कंसिडरेशन है मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ, मतलब जो कंसिडरेशन है वो डिसाइड कौन करेगा? पार्टी ए है, पार्टी बी है। बेसिकली प्रॉमिस और यानी कौन? ऑफरर, ऑफरर यानी कि कौन? सेलर। मतलब जो पार्टी ऑफर कर रही है किसी भी चीज़ को, गुड्स को, तो वो क्या करेगा? कंसिडरेशन डिसाइड करेगा, वैल्यू, प्राइस और अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉमिस और इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है अ पर्सन हु इज़ विथ अनसाउंड माइंड, जिस पर्सन का माइंड अनसाउंड होता है, अनसाउंड यानी कि जो मतलब इनसेन हम बोल सकते हैं, बार बार जिसका माइंड अनस्टेबल होता है, इस तरह का जो पर्सन होगा, एंड समटाइम्स बिकम विथ साउंड माइंड, मतलब वो पर्सन कभी कभी साउंड होगा, कभी कभी अनसाउंड होगा। फॉर एग्जांपल गजनी मूवी की तरह, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरह। पर्सन हु इज़ विथ अनसाउंड माइंड, बट वो समटाइम क्या होता है? साउंड माइंड का होता है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ठीक है या नहीं? ही मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, ही मे नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट इवन व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, पर कब? वो जब साउंड माइंड का रहेगा तब। नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। येस, ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हेनेवर ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, उसका माइंड जब शांत होगा, साउंड होगा, रैशनली वो डिसीजन ले पाएगा किसी भी चीज़ के बारे में, तो ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है। अगर उसको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिसीजन लेना ही नहीं आ रहा है, उसका माइंड टोटली अनस्टेबल या अनसाउंड है, तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। सो आवर राइट आंसर इज फर्स्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है इफ़ अ कंट्री मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विथ अनादर कंट्री, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ओके, विथ अनादर कंट्री बिफोर द वॉर,
कंट्री जो है वो उसने क्या किया, बी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इन दोनों में बाद में वॉर होने वाला है, ठीक है। एंड लेटर बिकम्स अलाइन एनिमी, वॉर के बाद ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के दुश्मन यानी कि अलाइन एनिमी हो गए। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विल बी सस्पेंडेड एंड कैन बी रिवाइव्ड आफ्टर द वॉर इज़ ओवर। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सस्पेंडेड, मतलब जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सस्पेंडेड किया जाएगा और फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा वॉर के बाद, मतलब रिव्यू किया जाएगा या ऑपरेशन में लाया जाएगा, नो। क्योंकि अगर एक बार वो कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो रूल है तो उसके अंडर कहा ही ये गया है कि अगर एक बार वॉर हो गया तो फिर वॉर हो जाने के बाद उसको फिर से रिवाइव जो है वो नहीं कर सकते हैं कोई भी एनिमी कंट्रीज में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, बी, डिज़ोल्व। डिज़ोल्व यानी कि क्या, पूरी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसके कोई भी चांसेस नहीं है कि वो फिर से परफॉर्म किया जाए। ओके, सी है द कॉन्ट्रैक्ट विल गेट अफेक्टेड ड्यू टू वॉर। हाँ, ये अफेक्ट होगा लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव इस तरह से नहीं, बट ये टोटली डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद वॉइड ऑफ इनिशियो, नो, वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं, क्योंकि ये टोटली वॉर पे डिपेंड था। तो अगर वॉर शुरुआत से ही था इन दोनों कंट्रीज़ में और ये शुरुआत से ही अगर एनिमीज थे तो हम बोल सकते हैं कि वॉइड ऑफ इनिशियो, मतलब वो शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं था या इन्फोर्सेबल नहीं था। बट यहाँ पे जो कंट्रीज़ है, यहाँ पे पहले उन दोनों में वॉर नहीं था, बट वॉर के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिज़ोल्व हो गया। तो शुरुआत में तो वॉर नहीं था दोनों कंट्रीज़ में, मतलब शुरुआत में दोनों कंट्रीज़ एनिमी नहीं थी, तो वो शुरुआत से वॉइड नहीं था। ओके, आई होप आपको क्वेश्चंस की जो क्लियरिटी है वो समझ में आ गई होगी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है वेयर कंसेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड। कंसेंट यानी कि क्या, सहमति, वी कैन कॉल इट एज एक्सेप्टेंस। ओके, कंसेंट यानी कि एक्सेप्टेंस, सामने वाली पार्टी का या बायर का एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। ओके, सो कंसेंट जहाँ पे फ्रॉड से किया गया है या मिसरिप्रेजेंटेशन से किया गया है कि दिखाया एक जा रहा है बायर को और चीज़ अलग ही है, ठीक है, मतलब सैंपल जो है जो बेचा जा रहा है तो वो एक दिखाया जा रहा है बट ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वो अलग ही है, तो इसको हम बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड। फ्रॉड हम इसको बोलेंगे। एंड मिसरिप्रेजेंटेशन यानी ये गलती से होता है, फ्रॉड इंटेंशनली किया जाता है बट मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो बाय मिस्टेक हो जाता है सेलर से, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता है सामने वाली पार्टी के साथ कोई भी फ्रॉड करने का। ओके, सो इन दोनों चीज़ों में जो है अगर उस बायर को पता लग गया कि ये जो प्रोडक्ट है जो बेचा जा रहा है तो वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है, कैंसल, यानी कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल यानी कैंसलेबल हो सकता है एग्रीड पार्टी को अगर ऐसा दिख जाए तो। ओके, सो द राइट आंसर इज वॉइडेबल। उसके बाद व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट्स दैट फैक्ट इज ट्रू व्हेन हिज इन्फॉर्मेशन डज नॉट वारंट इट टू बी सो दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू देयर इज, मतलब क्या कि जो फॉल्स प्रोडक्ट है या फॉल्स इंफॉर्मेशन है, सेलर को पता नहीं है कि ये फॉल्स है। ओके, मतलब क्या कि वो उस इंफॉर्मेशन को कंसिडर ऐसे कर रहा है कि वो ट्रू इंफॉर्मेशन है। जो भी मैं बायर को प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ तो वो येस मैन्युफैक्चर ने मेरे पास दिया है तो वो अच्छा ही है, ट्रू ही है, ठीक है, तो वो वही इंफॉर्मेशन को बायर को बता रहा है बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो प्रोडक्ट है तो वो अच्छा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इस चीज़ को, मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सेलर का कोई भी इंटेंशन नहीं है बायर के साथ फ्रॉड करने का या गलत प्रोडक्ट बेचने का। वो क्या कंसिडर कर रहा है, उस प्रोडक्ट को सच मान रहा है कि जो मुझे मैन्युफैक्चर ने बेचा है वो सही है एंड मैं इसी इंफॉर्मेशन को बताऊंगा बायर को बेचते वक्त एंड इसी प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। इसमें कुछ दूसरी टर्म्स भी है जैसे फ्रॉड। फ्रॉड मैंने जैसे बताया ये कैसे होता है, इंटेंशनली, मतलब यहाँ पे पूरा इंटेंशन होता है सेलर का या फिर जो भी प्रॉमिसर है उसका कि सामने वाली पार्टी के साथ फ्रॉड किया जाए। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस किसके साथ होता है, फॉर एग्जांपल टीचर एंड स्टूडेंट, पेरेंट एंड उसका जो चाइल्ड है वो। ओके, सो इस तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या कि वो उसके पेरेंट्स है तो वो उसको वो जो बोल रहे हैं वो सुनना ही पड़ेगा। ओके, वो जो प्रॉपर्टी उनकी जो है वो
सन को देना चाह रहे हैं तो उसको लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से हम उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। कोअर्शन यानी कि प्रेशर, फोर्स करना कोई भी चीज़ या ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी तरह से मेरा जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करो। ओके, सो इसको हम कोअर्शन बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज। सो इस तरह से मतलब पेरेंट या उसका जो सन होगा या फिर टीचर एंड स्टूडेंट का जो होगा कि मैंने जो दिया है आपको वो करना ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जो जिसमें एक रिलेशन से वो बना होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो एक होती है वो हायर पार्टी होती है, दूसरी होती है वो लोअर पार्टी होती है। सो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी हुज कंसेंट वाज सॉफ्ट। इस तरह से जिसका कंसेंट लिया गया है तो वो पार्टी कैंसिल कर सकती है इसको। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है या वॉइड एग्रीमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लियर आंसर है वो क्या है कि वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, जिसका इस तरह से कंसेंट लिया गया है तो उसके कहने पर या फिर उसको अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है तो वो कैंसिल हो सकता है। ओके, एज पर द अग्रीड पार्टी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वॉइडेबल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप प्रेजेस प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस हम किसको बोलते हैं? लैंडलॉर्ड या और टेनेंट को बोलते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड को बोलते हैं, डॉक्टर एंड पेशेंट को, हस्बैंड एंड वाइफ को, या क्रेडिटर एंड डेटर को। इसमें से कौन सा आएगा कि जिसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हम बोल सकते हैं? तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ये दोनों तो इसमें नहीं आएंगे। ओके, पेरेंट एंड चाइल्ड आएगा, जैसे मैंने इसके पहले के एग्जांपल में बताया था कि एक अथॉरिटी हायर है, दूसरी अथॉरिटी चाइल्ड है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर एंड पेशेंट मतलब डॉक्टर जो भी मेडिसिन लेने के लिए कहेगा वो पेशेंट को लेनी पड़ेगी, उसके बदले में जो पैसे हैं वो पेशेंट क्या करेगा, डॉक्टर को दे देगा। ओके, बट पेशेंट फॉर एग्जांपल नहीं लेना चाह रहा है वो मेडिसिन, तो ऐसा नहीं होता कि जो लिक्विड एक मेडिसिन होता है और एक गोलियाँ। तो फॉर एग्जांपल कि पेशेंट चाह रहा है कि मुझे गोलियाँ नहीं चाहिए, मुझे कोई लिक्विड ही मेडिसिन दे दो। तो पहले तो वो डॉक्टर क्या बता रहा था, मैं आपको लिक्विड एक मेडिसिन दूंगा, एक टैबलेट दूंगा, ठीक है, जिसके पैसे आप मुझे दे दो। बट सामने वाला पर्सन जो है पेशेंट क्या बोल रहा है कि नहीं, मुझे सिर्फ लिक्विड मेडिसिन दे दो, आई कांट टेक द टैबलेट्स। ओके, सो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि ये वॉइडेबल है, पेशेंट नहीं लेना चाह रहा है वो टैबलेट्स, ठीक है। सो ये इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो सकता है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, एंड क्रेडिटर एंड डेटर मतलब एक पार्टी जो है वो क्रेडिटर है, दूसरी पार्टी जो है वो डेटर है। इस तरह के जो रिलेशंस है तो इसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से किया गया कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो इतने ही आज के वीडियो में क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अलग अलग नई कंसेप्ट्स पता चल गई होगी। कोऑर्शन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की जो पार्टीज होती है वो कौन होती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या, वॉइडेबल क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या। इस तरह के नई नई कंसेप्ट से आपको लीगल एस्पेक्ट्स के अलग अलग बहुत सारे टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आपको वीडियोज़ चाहिए हो तो आप ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड दूसरी बात ये है कि आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ जो आपकी ही फील्ड के हैं, कॉमर्स फील्ड के हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।